चमोली की खबर आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज के लिए तेज बारिश का अलर्ट, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी अब एक्टिव हो गया है। चारधाम यात्रियों से प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील की है। इसके साथ ही यात्रियों से बरसाती नाले और नदियों से दूर रहने की अपील की। सोमवार को भी चमोली में दोपहर बाद तेज बारिश हुई है और इसके बाद आपको बताएं कि बरसाती नाले उफान पर है। कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाता है। बरसाती नालों ने बहकर कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। और एक बार फिर से चमोली के कई इलाकों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा इस समय चल रही है। चारधाम यात्रा में शामिल लोगों से अपील की गई है कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा पर आगे बढ़ें। नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन सेमवाल, मौसम का अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ चारधाम यात्री जो निकले हुए हैं अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए, उनके लिए कोई खास गाइडलाइंस? जी, अगर बात करें तो चारों धाम की यात्रा भी चल रही है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। और ऐसे में अगर मौसम की बात करें तो लगातार पहाड़ों में मौसम बदल रहा है। और आज भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, तो उसको लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी है। और जहां भी लैंडस्लाइड जैसी स्थिति अगर बनती है तो वहां पे मशीनों को मूवमेंट करने के आदेश भी चमोली के जिला अधिकारी ने दे दिए हैं। हालांकि अभी अगर बात करें तो चमोली के कुछ इलाकों में बादल जरूर देखे जा रहे हैं, बारिश नहीं है, धूप लगी हुई है। लेकिन कल भी हमने देखा कि मौसम बदलते ही मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर जो बरसाती नाले हैं वो भी उफान पर आ गए थे। और पीपलकोटी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 गाड़ियां मलबे में फंस गई थी, जिन्हें बाद में निकाल दिया गया। इसके अलावा जो पागल नाला है टंगड़ी के पास, वो भी लगातार बारिश के दौरान उफान पर आ रहा है और वहां पे भी सड़क मार्ग बाधित रहा। हालांकि उसको शाम तक खोल दिया गया था। तो बारिश मुसीबत जरूर पैदा कर रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी है। यात्रा कहीं भी प्रभावित नहीं हुई है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। पिथौरागढ़ से अगली खबर, जहां पर आदि कैलाश यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड हुआ है। तवा घाट के पास में भारी मलबा सड़क पर आया और इसकी वजह से रोड पूरी तरह से बंद हो गया। सड़क बंद होने से आदि कैलाश यात्री फंस गए। प्रशासन की टीम रोड को खोलने में जुटी हुई है। हरिद्वार से अगली खबर, जहां पर ज्वालापुर में एक कपड़े की दुकान और गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ज्वालापुर के अंसारी मार्केट के पास कपड़े की दुकान के पीछे बने गोदाम में देर रात अचानक से आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग की घटना से जनहानि नहीं हुई है। हालांकि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। गोदाम में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कपड़ा निकलवाओ, अब जो दुआ काम होगा कपड़ा निकालना चालू करो। हाँ। उधर हरिद्वार की माया देवी पार्किंग में खड़ी गुजरात से आए यात्रियों की बस में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ कर डाली। रात के वक्त ब्रह्मपुरी क्षेत्र के कुछ युवक पार्किंग में शराब पीकर हंगामा करते हुए देखे गए। चारधाम यात्रा यात्रियों की गुजरात से आई हुई बस के ड्राइवर ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने ड्राइवर के साथ मारपिटाई शुरू कर दी और 3 बसों में तोड़फोड़ कर डाली। शीशे तोड़ दिए 3 बसों के। ड्राइवरों की शिकायत पर पुलिस ने हरिद्वार नगर कोतवाली में 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवकों की तलाश की जा रही है। मेरे सब वो 14-15 लोग था लगे। हाँ, अपन को कुछ बोला ही नहीं। जब हमला करने लगे अपन भाग गए। धंधे थे उसके बाद। नहीं वो ऐसे मेरे को उतना पता लग गया था, अपन तो चले गए यार। वो तो अपन। अगली खबर यूपी के गोरखपुर से जुड़ी हुई है, जहां जू में बर्ड फ्लू की चपेट में आई बाघिन की मौत के बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर के जू टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाघिन की मौत के बाद देखिए
हाई अलर्ट उत्तराखंड में जू और टाइगर रिजर्व एरिया में कर दिया गया है, जहां पर 2 टाइगर रिजर्व, 2 जू और 3 रेस्क्यू सेंटर्स में ये अलर्ट घोषित किया गया है। कई तरह की सावधानियां यहां पर बरती जा रही है। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था खास तरीके से देखी जा रही है। इस वायरस से संक्रमित जानवरों में निमोनिया जैसे लक्षण पैदा हो रहे हैं, जिससे जान का नुकसान हो रहा है। और एक बाघ और एक बाघिन की गोरखपुर जू में मौत हो चुकी है। बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, विशेष करके जो स्वच्छता के संबंध में, हाइजीन के संबंध में। तो वहाँ पर हमारा ऑलरेडी सभी रेस्क्यू सेंटर में डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, हाईली स्किल्ड एंड ट्रेंड। एंड रोज जो हमारा जो खाने दिया जाता है उसको भी परीक्षण किया जाता है। और एक बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद में रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पशु चिकित्सकों की टीमों को अलर्ट किया गया है और सभी कर्मचारियों को कड़े सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कॉर्बेट रिजर्व के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र, खासतौर पर डेरा रेस्क्यू सेंटर, जहाँ पर रेस्क्यू किए गए बाघ और गुलदार रखे जाते हैं, यहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और सैनिटरी प्रोटोकॉल को मानना होगा। टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रवासी पक्षियों पर भी नजर रखी जा रही है। जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो जब भी इन जानवरों के पास जाएंगे या उनसे इंटरेक्ट करेंगे या उनको किसी भी मैनेजमेंट पर्पस के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, तो पूरा अपना जो पीपी किट, ग्लव्स, अपना मास्क, ये सब लगा के रखेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट की जो डिप है, जो फुट बाथ है, वो भी वहाँ पर बनाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो पूरे क्षेत्र में जो सैनिटेशन प्रोटोकॉल है उस पर ध्यान रखेंगे। रुड़की से अगली खबर, जहां पर तहसील परिसर से अपर तहसीलदार के पेशकार को गिरफ्तार किया गया। पेशकार रोहित को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने यहां पर जाल बिछाकर उसकी गिरफ्तारी की है। घूसखोर रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि भूमि का यह मामला रुड़की की तहसील कोर्ट में चल रहा था और इस कार्रवाई के एवज में आरोपी रोहित ने पेशकार से 25,000 रुपए रंगदारी मांगी। पीड़ित ने विजिलेंस से इसकी शिकायत की और फिर रंगे हाथों इसे गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड की पुलिस पर हाल फिलहाल में बड़ा दाग लगा। राजधानी देहरादून की एक पुलिस चौकी में दरोगा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार की जड़ सिर्फ दरोगा तक सीमित है या फिर पूरी व्यवस्था ही दीमक की तरह खोखली हो चुकी है? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देहरादून में 21 थाने और 46 चौकियां हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये सभी थाने चौकियां भ्रष्टाचार के मामले में ग्रेड सिस्टम में बांटे गए हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिन इलाकों में ज्यादा जमीन विवाद, खनन कारोबार और आपसी रंजिश के मामले आते हैं, उन्हें ऊपर की कैटेगरी में रखा जाता है और यही अपराधियों पुलिस की गठजोड़ भ्रष्टाचार की जमीन तैयार करती है। जानकारों की माने तो इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है आम जनता और पुलिस के बड़े अधिकारियों के बीच की दूरी। पुलिस का जो सबसे वरिष्ठ जो लीडरशिप है उत्तराखंड राज्य की, जो कि आज की तारीख में पब्लिक से पूर्णतः नदारद है। उत्तराखंड में पुलिस की जो लीडरशिप है वो पब्लिक के साथ में कहीं नहीं दिखाई देती है। तो सबसे पहली बात तो जो है कि ये जो पब्लिक के साथ में संवाद हो, इसकी शुरुआत होना बेहद जरूरी है। बीते दिनों देहरादून की एक पुलिस चौकी में तैनात दरोगा देवेश खुगशाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके बाद दरोगा को बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही चौकी में तैनात 11 कांस्टेबल का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। पहले ही से ही एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई भी कर्मी चाहे किसी लेवल का हो, अगर इस तरीके से करप्शन की गतिविधियों में अगर पाया जाता है तो ना कि उनके खिलाफ में हम विभागीय कार्रवाई करेंगे, कानूनी रूप से हम उनको दंडित करेंगे। साथ साथ ये मेक श्योर करेंगे कि उस पे जांच करके उसको हम नौकरी से बाहर करें, ताकि ऐसा कृत्य
कोई भी ना ये कर पाए। दरोगा की गिरफ्तारी एक कदम जरूर है, लेकिन सुधार की राह लंबी है। देहरादून की मित्र पुलिस को अगर अपनी खोई साख वापस पानी है तो जरूरत है सिस्टम को अंदर से साफ करने की। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। धामी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही उत्तराखंड में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल होने की दिशा में बढ़ रही है। देहरादून से शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था जहां आम नागरिकों को कुछ फायदा पहुंचा सकती है, तो वहीं वकीलों में इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है देहरादून का रजिस्ट्रार ऑफिस। यहाँ हमेशा लाइनें ही देखने को मिलती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ शुरू हुई उत्तराखंड की ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था ने संपत्ति खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को कागजों से कंप्यूटर स्क्रीन पर ला दिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए न लाइन में लगने की जरूरत है, न ही भारी फीस चुकाने की। कई लोग ये भी मानते हैं कि पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्री करना हर वर्ग के लिए आसान नहीं है। आम जनता को उसमें अगर बेनिफिट मिल रहा है, घर बैठे सारे काम वो वकील अपना रेडी करके देते हैं, तो अगर 1-2 हज़ार रुपये उन्हें एक्स्ट्रा देने भी पड़ते हैं तो वो उसमें कोई भी नहीं सोचता है, वो खुशी से देता है। अपनी दाखिल खारिज ये वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर वकील की करा के अपना आप देने की, तो घर बैठे सब काम उनके हो जाते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य नहीं है जहां ये व्यवस्था लागू हुई है। इससे पहले यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार में ऑनलाइन व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है। हालांकि डिजिटल क्रांति की इस व्यवस्था से वकीलों का एक तबका नाखुश है। बैना में है वो जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चले, क्योंकि इससे सबसे बड़ी समस्या एक और आएगी कि जब ये ऑनलाइन सिस्टम चलेगा तो बहुत सारे फर्जीवाड़े बहुत सारे अधिकतर होंगे और उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक और जगह भी लात पड़ी है जिनके रोजगारों पे। स्टाम्प वेंडर पूरे राज्य में कितने बेरोजगार हो जाएंगे, ये गंभीर प्रश्न है। डिजिटल रजिस्ट्री केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। उत्तराखंड कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को और पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्री की इस नई व्यवस्था ने जहां नागरिकों को राहत दी है, वहीं ये बदलाव पेशेवर वकीलों के लिए चिंता का विषय भी बन गया है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में सीएम धामी ने स्कूल के छात्रावास का शिलान्यास किया। सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में हॉस्टल का सीएम धामी ने शिलान्यास किया। तस्वीरें आपके सामने पूजन के दौरान की शिलान्यास किया गया, उससे पहले विशेष पूजन किया गया और पहली जो ईंट है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों रखी गई है। सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में है, जहां पर पूजन के बाद आधारशिला रख दी गई है इस हॉस्टल की। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 30 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 2 साल से केस पर सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अब 30 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। सोमवार को कोर्ट में 3 घंटे तक केस पर अंतिम बहस चली। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश करी, दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनी और कोर्ट में एडीजे रीना नेगी ने पूरे केस को सुनने के बाद जजमेंट की तारीख दे डाली। अब 30 मई को आएगा फैसला। क्योंकि अब पिछले 4 डेट से लगातार कंटिन्यू आर्गुमेंट्स चल रहे थे एक्यूज साइड से और प्रोसिक्यूशन साइड से, तो आज कंक्लूड हो चुका है, आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुका है। देन अब जजमेंट की डेट लगी है और जैसी कोर्ट ने बताया है कि 30 तारीख को इसमें जजमेंट प्रोनाउंस होगा। उधर हरिद्वार से खबर, जहां पर नगर कोतवाली क्षेत्र की 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस नेता भी सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। दलताराव पुल से नगर कोतवाली तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि मासूम के साथ हुई इस घटना ने
धर्मनगरी को शर्मसार कर दिया। लिहाजा जल्द से जल्द मासूम के दरिंदों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक तो उस दरिंदे का तुरंत उसको गिरफ्तार करके जो है उसको फांसी की सजा दी जाए। दूसरा यह है कि जो नशेड़ी हैं, जिसने ये काम किया है नशे के में, उनको चिन्हित करके उसे हरिद्वार से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। जासूस ज्योति के पकड़े जाने के बाद आप भी यूट्यूबर्स को शक की निगाहों से देखने लगे, लेकिन ऐसा केवल आपके साथ नहीं हो रहा होगा, बल्कि उत्तराखंड पुलिस भी अब यूट्यूबर्स को इसी शक भरी निगाह से देख रही है। इस पर देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति ने कई यूट्यूबर्स को शक के घेरे में ला दिया है। देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भारत और नेपाल सीमा पर बसे देवभूमि उत्तराखंड में भी यूट्यूबर्स की भरमार है। कई फेमस यूट्यूबर का संबंध भी देवभूमि से है। ऐसे में पुलिस ने उस कंटेंट की मॉनिटरिंग और सख्त कर दी है जो ये यूट्यूबर्स जनता को परोस रहे हैं। देखिए, हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार 24/7 इस पर एक्टिव रहता है। साथ ही हमने कुछ डिजिटल वॉलंटियर्स भी बनाए हैं, वो भी हमें अपडेट देते रहते हैं। हमारी लगातार इन पर नज़र है। जो भी इस तरह की अवांछित या कोई आपत्तिजनक गतिविधि लगती है तो तुरंत उसको नोटिस किया जाता है या उसे ट्रैक भी करते हैं और कार्रवाई भी की जाती है। उत्तराखंड स्मारक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ सेना और अर्धसैनिक बलों के कई महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान हैं। ऐसे में जासूस ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भारत से जुड़ी क्या जानकारी दी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इसी बहाने दूसरे यूट्यूबर चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि उन्हें कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाते समय संदेह की निगाह से ना देखें। सोशल मीडिया हो या फिर कोई और भी माध्यम, मतलब किसी के जरिए या फिर कोई भी, तो इसकी जांच होनी चाहिए और सबकी जांच होनी चाहिए। चाहे छोटा इन्फ्लुएंसर हो, बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी, सभी की जांचें होनी चाहिए। यूट्यूब वीडियो के लिए ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिससे ये तय हो पाए कि कौन वीडियो बनाएगा और कौन नहीं। ऐसे में कंटेंट ही एकमात्र जरिया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी यूट्यूबर के तार देश विरोधी ताकतों से तो नहीं जुड़े हैं। ऐसे में ज्योति के कारनामों ने जांच एजेंसियों की दिमागी बत्ती भी जला दी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम से खबर, जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और अब तक यहां कई लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। 4 लाख से ऊपर बताया जा रहा है यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हर दिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद लगातार यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद हर दिन 25 से 30 यात्री जो हैं दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों ही धामों में दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु, जिनके लिए जो व्यवस्थाएं उत्तराखंड की सरकार की तरफ से की गई हैं, उनकी तारीफ भी इनके द्वारा की जा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भी देखिए अब तक 3,66,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। हालांकि आपको बताएं कि हर घंटे यात्रियों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। यमुनोत्री धाम में सबसे ज्यादा यात्री 1,90,000 बताए जा रहे हैं जो दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में भी 1,76,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। नैनीताल शहर को जाम मुक्त करने के लिए योजना तो तैयार हुई, लेकिन 7 सालों में रोपवे का प्लान सिर्फ फाइलों में घूमता रहा। सर्वे के बाद भी रानी बाग से नैनीताल रोपवे को मंजूरी नहीं मिली। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। सरोवर नगरी को इसी जाम से बचाने के लिए साल 2017 में तैयार हुई रोपवे योजना अभी भी हवा में ही झूल रही है। रानीबाग से ज्योलिकोट, हनुमानगढ़ी, नैनीताल का रोपवे प्लान अभी तक इसे स्वीकृति नहीं मिल सकी है, तो पार्किंग की समस्या झेल रहा शहर रोपवे का इंतजार कर रहा है।
नैनीताल के लिए जरूरी रोपवे को हाईकोर्ट से मिली छूट और सर्वे के बाद भी अनुमति का इंतजार है। वहीं 700 करोड़ रुपए से शुरू हुई योजना अब 1600 करोड़ के पार पहुंच गई है। हालांकि नैनीताल के पर्यटन कारोबारी नैनीताल के लिए रोपवे जल्द बनाने की मांग कर रहे हैं। तो रोपवेज के लिए हमने सजेस्ट किया था, पूर्व में भी काफ़ी टाइम से इसकी डीपीआर बननी थी और इसका काम शुरू होना था। तो नैनीताल लाने के लिए रोपवेज, कैंची धाम जाने के लिए रोपवेज, तो रोपवेज से ऐसा है कि रोड का कंजेशन हटेगा और काफ़ी फर्क पड़ेगा टूरिज्म में। रानीबाग से नैनीताल तक कुल 11 किलोमीटर की दूरी इस रोपवे से तय की जानी है, तो 68 टावर इसके लिए बनाए जाने हैं। इसके साथ ही काठगोदाम रोपवे स्टेशन पर 500 गाड़ियों की पार्किंग, होटल, फूड आउटलेट समेत अन्य सुविधाओं का विस्तार जोलीकोट और नैनीताल के हनुमानगढ़ी तक किया जाना है। प्रशासन भी मान रहा है कि रोपवे से ही शहर को मुक्ति मिल सकती है। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, समय समय पर अलग अलग फोरम में इस मैटर को रख करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको रोपवे वाले प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा जाए। इससे काफ़ी लाभ होगा। इससे जो डे विजिटर्स हैं, जो अननेसेसरी टू व्हीलर्स या इस तरह के वाहन लेकर आते हैं, वो काफ़ी बड़ी संख्या है नैनीताल में एंट्री करने वालों की, उसको काफ़ी राहत मिलेगी और वो बहुत कम चार्जेस में, बहुत कम असुविधा में जो है नैनीताल के अंदर रोपवे के माध्यम से आ पाएंगे। बहरहाल रोपवे का इंतजार तो बढ़ ही रहा है, साथ ही इसकी लागत भी अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि रोपवे को जल्द स्वीकृति मिलती है तो कम से कम आने वाले दिनों में नैनीताल से कैंची धाम तक जाम को मुक्ति मिल सकती है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबर रुड़की से, जहां के मंगलौर इलाके के हरजौली जट गांव में शादी समारोह में एक युवक का तमंचे पर डिस्को करना भारी पड़ गया। ये वीडियो सामने आया जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और कुछ ही देर में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से तमंचा भी बरामद कर लिया है और साफ कह दिया है कि इस तरह से तमंचे पर डिस्को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शख्स ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, इसलिए इसको हिरासत में लिया गया है और इस तरह से तमंचे पर डिस्को करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भविष्य में जारी रहेगी। उस्मान ठेकेदार के द्वारा हिंदू नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उस्मान की पत्नी हुस्न बेगम को हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हुस्न बेगम ने हाईकोर्ट में प्राधिकरण के द्वारा दिए गए नोटिस को अब फिर से चुनौती दे डाली है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वो अपना पक्ष प्राधिकरण के सामने रखे, जिसके बाद भी उनके पास अपील करने का रास्ता बचा हुआ है। रेप का आरोपी उस्मान ठेकेदार जेल में बंद है। प्राधिकरण ने 7 मई को अवैध घर गिराने का नोटिस दे रखा है। 22 मई को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है पत्नी को। वहीं नोटिस को उस्मान की पत्नी ने कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसकी जान को खतरा है। ने उनको कहा है कि आप 22 मई को जाके वहाँ पे अपनी जो भी दलीलें हैं वहाँ दीजिए और जब भी होगा तो उसके बाद देखेंगे।